हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रियल कैनेडियन लाइफ। मैं हूं अनिकेत और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको कनाडा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम आते हैं। इसके अलावा काफ़ी लोग मुझसे 1-to-1 पेड कंसल्टेशन लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि हमें कनाडा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो देखिए, सबकी जो प्रोफाइल होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। आपका कनाडा जाने का मोटिव क्या है और उसके अलावा ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि आइदर आपको कनाडा मूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और सारे लोगों की जो प्रोफाइल होती है ये काफ़ी डिफरेंट होती है। तो इसका कोई एक ऐसा आंसर नहीं आ सकता कि आपके लिए आना सही है या नहीं है, क्योंकि आपकी जो भी प्रोफाइल होगी, आपके होम कंट्री में क्या वर्क एक्सपीरियंस है, कौन सी पोजीशन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसके अलावा आपकी फैमिली लाइफ कैसी है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। और दोस्तों, आगे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग मुझसे 1-to-1 बात करना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हैं। तो अगर आप भी मुझसे अपनी प्रोफाइल 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे इसके लिए मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे फेसबुक पेज रियल कैनेडियन लाइफ के ऊपर आप मुझे वहाँ पर डीएम कीजिए। वहाँ पर मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे आप ये 1-to-1 पेड कंसल्टेशन है वो अवेल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, जब आप इंडिया में या कोई भी कंट्री में होते हो, तो जब कनाडा आने की बात होती है तो लोगों को सबसे पहले यही बात होती है कि पैसा कितना मिलता है। क्योंकि सारे लोग जो है वो सबसे पहले तो वही देखेंगे कि अगर ज़्यादा पैसा मिलता है तो फिर जाना एडवाइजेबल है, अगर कम मिलते हैं तो एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं वो लोग कंसीडर नहीं करते हैं। अगर आपका भी मोटिव यही है कि कनाडा आकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है और उसके लिए ही आप कंट्री छोड़ना चाहते हैं, कनाडा मूव होना चाहते हैं, तो आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स है वो कंसीडर करने चाहिए। तो सबसे पहले उसके अंदर बात आती है कि जब आप कंट्री में, अपने होम कंट्री में होते हो, तब वही देखते हो कि कनाडा में लोग 40 घंटे वीकली काम करते हैं और ज़्यादा नहीं फिर भी मिनिमम वेज के हिसाब से भी $15 है वो पर आवर वो कमा ही लेते हैं। तो उस हिसाब से बात करें तो $600 हो गए और महीने के हो गए $2400। तो $2500 में, और उसके अलावा कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह कर लेंगे या फिर कोई ओवर टाइम वगैरह कर लेंगे तो 3000 के आसपास का वो पर मंथ उनकी सैलरी हो जाएगी। तो ये इनकम होगी और उसके बेसिस के ऊपर जो खर्चा होता है वो लोग कंसिडर करना भूल ही जाते हैं। तो अगर आज के 2023 की हम बात करें तो सबसे पहले अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करोगे कनाडा में, जो भी टोरंटो वगैरह या फिर वैंकूवर जैसे बिग सिटीज़ है, तो वहाँ पर अगर आप 2 से 3 लोगों की फैमिली हो तब भी आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो मिनिमम $2500 से $3000 के आसपास हर महीने चला जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो मिनिमम वेज की जो जॉब होती है उस हिसाब से तो सिर्फ आपके खर्चे ही निकाल पाओगे। उसके अलावा दूसरा फैक्टर ये भी है कि अगर आप इंडिया में जॉब कर रहे हो और आपकी 50,000 की सैलरी है, मान लेते हैं कि आजकल 50,000 सैलरी होना बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप छोटा फ्लैट है आपके पास, आप उसकी ईएमआई वगैरह भर रहे हो, उसके अलावा आप अपना इंडिया का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको निकाल रहे हो, फिर भी मैं मानता हूँ कि अगर आप अहमदाबाद जैसे सिटी में रह रहे हो तो 40-50,000 में आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग और आपका ईएमआई वगैरह सब कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेम कंडीशन कनाडा में अप्लाई करोगे तो जब तक आप हाई पे वाली जॉब नहीं करोगे, मेरा मतलब है कि अगर आपका पैकेज कनाडा में 80,000 या 100,000 तक नहीं होगा, तब तक आपको एक हाउस अफोर्ड करना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट बात हो सकती है। हर एक केस में नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की फैमिली में ये होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों की जॉब होती है वो हाई पे वाली होती है। तो उस हिसाब से उनके केस में कोई दिक्कत नहीं आती और दोनों ही मिलकर अच्छा सा हाउस है उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये आपकी स्किल के ऊपर, आपके वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर, आपका एजुकेशन और काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स है, आप कौन से कनाडा के कौन से सिटी में रहेंगे और वहाँ का आपका जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ऐसी काफ़ी सारी बातों के ऊपर ये जो फैक्टर है वो डिपेंड करेगा। और दूसरी बात ये है कि जो लोग कहते हैं कि हार्डवर्क करने से लोग अमीर नहीं बनते हैं, तो अगर कनाडा के केस में हम बात करें तो यहाँ पर ऐसी सिस्टम है कि आप जितने आवर्स काम करोगे उतना ही आप अर्निंग करोगे। तो आप जितना हार्डवर्क करोगे उतना ही आपको काफ़ी ज़्यादा पे भी मिलेगा। और हार्डवर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना काफ़ी ज़रूरी है, कि जिसकी वजह से आपकी जो पर आवर वेज मिल रही है वो, अगर आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करेंगे तो आपकी जो पर आवर वेज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। तो उसके बाद आप हाई पे वाली जॉब भी कर सकते हैं, इसके अलावा काफ़ी साइड हसल भी करके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कनाडा जाकर हम
5 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में मिलियनर बिलियनर हो जाएंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचेगा, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप कनाडा पहुंचो और इतने जल्दी आप अमीर हो जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। मैंने भी इंडिया में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया है, तो ये बात तो ऑब्वियस है कि वर्क लाइफ बैलेंस है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आपका पैकेज वगैरह, आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन आपके जो ओवर्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते। उसके अलावा आपको ट्रैवलिंग वगैरह भी करना पड़ता है। अगर वो नहीं होता तो फिर आप ज़्यादा ओवर्स काम करते हो तो आपको उसके बिहाफ के ऊपर कोई भी ओवर टाइम नहीं मिलता। काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स है जो कंसिडर करके अगर आप कनाडा मूव करना चाहते हैं तो ये एक अच्छी बात है। ज़्यादातर कनाडा में ये है कि जो लोग हैं वो सेपरेट रहते हैं, सिंगल होते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती है। तो और उसके अलावा दूसरी बात ये भी है कि फैमिली में हेल्प करने के लिए काम वाली बाई नहीं आती है, दूध सब्ज़ी वाला ऐसा कोई आता नहीं है। तो ये सारे जो काम होते हैं ये आपको ही करना होता है। अगर कोई भी कंपनी का, कैनेडियन कंपनी का बड़ा CEO भी होगा तो उसके घर पे भी नौकर चाकर नहीं होंगे, वो सारे जो काम होंगे वो खुद ही करना होगा। उसके अलावा कोई छोटा मोटा मैकेनिकल काम हो गया, तो ऐसे काफ़ी सारे जो काम होते हैं वो लोगों को खुद ही करने पड़ते हैं। तो उसकी वजह से कनाडा में वर्क कल्चर ऐसा ही है कि लोग आपके जो ऑफिस आवर्स है उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते हैं। और अगर आप ऑफिस के अलावा और ज़्यादा टाइम अपनी ऑफिस में काम करते हो तो आपके बॉस वगैरह भी आपको ये बोलेंगे कि आप अपनी फैमिली वगैरह को भी आप ज़्यादा टाइम दो। दूसरा आपका जो बेनिफिट मिलता है वो काफ़ी अच्छा ये वर्क लाइफ बैलेंस का होता है कि जिसके अंदर आप अपने ऑफिस के आवर्स ख़त्म कर दो, उसके बाद ज़्यादातर आपको कोई परेशान नहीं करता, आप घर पे एक बार आ गए तो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि चाइल्ड का फ्यूचर है। तो मैं काफ़ी सारे लोगों से बात करता हूँ जो ऑलरेडी इंडिया में वेल सेटल्ड होते हैं, तो सबसे पहला जो उनका पॉइंट होता है वो यही सोचते हैं कि चाइल्ड के फ्यूचर के लिए हमें कनाडा माइग्रेट करना है। कनाडा में जो एजुकेशन है वो फ्री है, उसके अलावा जो चाइल्ड के बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी अच्छे होते हैं, कनाडा का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। ये लोगों का, काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये सोचना होता है। कनाडा का एजुकेशन सिस्टम कैसा है वो तो आप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम की बात करो तो वो इतना ज़्यादा हाईफाई नहीं है कि आपके बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो पाएंगे। दूसरी बात इसमें कंसिडर करने वाली ये भी है कि लोग चाइल्ड फ्यूचर के लिए कनाडा माइग्रेट करते हैं, लेकिन जो अपनी एज होती है उसको कंसिडर नहीं करते हैं। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो 40-45 की एज के ऊपर कनाडा माइग्रेट करते हैं, तो इतनी एज में सर्वाइवल जॉब करना इट्स डिफ़िकल्ट। दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई स्टडी करनी है, कोर्स करना है, 40, 45, 50 की एज के ऊपर अगर आप स्टडी करोगे तो वो टाइम भी ऐसा होगा कि आपका स्टडी में इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो पाएगा। अगर आप उस एज में कनाडा माइग्रेट करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर ये भी होगा कि इतनी एज पर आप इंडिया में या अपने जो भी कंट्री, होम कंट्री में, तो वहाँ पर ऑलरेडी आप सेटल लाइफ बिता रहे होंगे। आपको स्क्रैच से वापस कनाडा माइग्रेट करना है और वहाँ पर ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो ये जर्नी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है। अगर आप चाइल्ड फ्यूचर का सोच रहे हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप उनके फ्यूचर के लिए करोगे तो ये जो आप स्ट्रगल करोगे वो वर्थ भी है। लेकिन ऐसा ना हो कि उनके फ्यूचर के चक्कर में आपका जो प्रेजेंट है वो बर्बाद हो जाए, या आप खुद ही स्ट्रगल में, या आप बोलो कि ट्रबल के अंदर आ जाओ। तो वो अगर ना हो तो उसके लिए आपको 2 से 3 बार, मैं तो बोलूँ कि आपको 10 बार कम से कम ये कंसिडर करना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आते हैं, वो है कि जॉब प्रोस्पेक्ट्स और जॉब सिक्योरिटी। तो सबसे पहले सभी वेस्टर्न कंट्री का जो कल्चर है वो हायर एंड फायर वाला है। तो आप चाहे कितनी भी बड़ी पोजीशन के ऊपर हो तो कभी भी आपको ले ऑफ दिया जा सकता है, कभी भी आपकी जॉब जा सकती है। तो जॉब सिक्योरिटी का कल्चर है वो कनाडा में तो काफ़ी कम है। अगर आप इंडिया की बात करें तो वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी प्राइवेट जॉब में भी ऐसी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इंडिया में मैंने ऐसा सच नहीं देखा कि जितना अमेरिकन और कैनेडियन कंपनी में जितना ले ऑफ दिया जाता है उतना कभी इंडियन कंपनी में ले ऑफ दिया गया हो। उसके अलावा अगर आप इंडिया में कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो उसके अंदर जॉब सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है, लेकिन आपकी जॉब जाएगी नहीं। जॉब सिक्योरिटी आपकी काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो अगर आप इंडिया में कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो जिसमें सैलरी आपकी अच्छी खासी है, आप ऑलरेडी वहाँ पर सेटल्ड हो, आप कन्फर्मेशन में चले गए हो, आप फिक्स पे की जगह अब जो ग्रेड पे होता है उसके अंदर चले गए हो, तो आपको कनाडा जाने से पहले रिकन्सिडर करना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे हो, जिस गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हो,
उस तरह की जॉब आपको कनाडा में मिले ही नहीं, या फिर आपका जो फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो, तो उस केस में भी आपको कनाडा में स्टार्टिंग के जो 3-4 साल है वो जब तक आप लाइसेंस वगैरह क्लियर नहीं करेंगे तो वो स्ट्रगल में चले जाएंगे। ऐसे कौन कौन से फील्ड्स है जिनके साथ ये पंगा हो सकता है? तो सबसे पहले बात होती है उसमें डॉक्टर्स वगैरह की। तो कैनेडियन जो मेडिकल काउंसिल है उसकी एग्ज़ाम आपको क्लियर करनी पड़ती है। उसके अलावा नर्सिस है, फार्मासिस्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऐसी काफ़ी सारी जो जॉब्स है जिनके लिए आपको ये जो लाइसेंस वगैरह होता है, सर्टिफिकेशन है, स्टडी एग्ज़ाम्स है, वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर करना पड़ता है और तब जाकर आपका लाइसेंस आता है। तो ऐसा ना हो कि आप कनाडा पीआर लेकर आ तो गए हो, लेकिन अब जब आपकी फील्ड की जॉब, एक्चुअल जॉब मिलेगी, उसके लिए आपको 3-4 साल स्ट्रगल करना पड़े या 4-5 साल आपको सर्वाइवल वाली जॉब में देना पड़े, तो उस केस में भी आपको रिकन्सिडर करना चाहिए। और उसी के अंदर ही एक सब टॉपिक है जो कि है आपकी फील्ड जॉब और आपका जो विज़न है आपकी फील्ड जॉब लेने के लिए। तो ऐसे काफ़ी सारे ऑक्यूपेशंस है जो इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ में लोग उस फील्ड के अंदर काफ़ी अच्छी पोजीशन के ऊपर होते हैं, लेकिन जब वो कनाडा आते हैं तब उनको पता चलता है कि इस तरह की जो जॉब्स है वो यहाँ पर है ही नहीं, या फिर आप बोल सकते हो कि उस तरह की जो जॉब्स है वो काफ़ी लिमिटेड है, जिसके अंदर काफ़ी एंट्री बैरियर जो है वो काफ़ी हाई रखा हुआ है। तो उस केस में भी आपको रीथिंक करना चाहिए कि आपकी जो जॉब है, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कनाडा आने के बाद उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। ऐसे काफ़ी सारे फील्ड है, लाइक बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड है। तो काफ़ी सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिसने ऑलरेडी कनाडा में आकर बायोटेक्नोलॉजी करी है और कैनेडियन सिटीज़न होने के बाद भी बायोटेक्नोलॉजी के उनके फील्ड में उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो लोग दूसरे फील्ड में जॉब स्विच कर रहे हैं। तो आप कोई भी ऐसा फील्ड चूज़ करें कि जिसके बेसिस के ऊपर आप पीआर तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी जो जॉब है वो काफ़ी कम हो या फिर उसके अपॉर्चुनिटीज़ ही कम नहीं हो। तो उस केस में आपको रीथिंक करना चाहिए और आपको काफ़ी ज़्यादा डीपली रिसर्च करना चाहिए कि आपके लिए कनाडा आना वर्थ है कि नहीं है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट मैंने इसमें सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट यही आता है कि अगर आप ऑलरेडी इंडिया में वेल सेटल्ड हो, कोई भी होम कंट्री में आप वेल सेटल्ड हो, अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हो, उसके अलावा आपको कनाडा जाने का कोई ऐसा प्रॉपर रीज़न नहीं है जो आपका वाई होता है कि वाई मूव टू कनाडा। अगर जब तक आपका वो वाई स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसमें काफ़ी सारे जो लोग होते हैं उनको एनी हाउ कनाडा जाना होता है, तो उनका जो वाई होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो स्टूडेंट वीज़ा, LMIA, कौन से भी रास्ते से कनाडा जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी वेल सेटल्ड हो और आपका जो मोटिव है वो सिर्फ़ और सिर्फ वर्क कल्चर और उसके अलावा जो लाइफस्टाइल है, कैनेडियन लाइफस्टाइल के लिए आपको आना है, तो जो भी पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं उसके ऊपर आप रीथिंक कर सकते हैं और जो आप अपनी फील्ड की जो जॉब है उसके लिए लिंक्डइन या इंडीड के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और उसके बेसिस के ऊपर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कनाडा मूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।